नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर देश भर में प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। जेपीसी से जांच कराने की उठाई मांग। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का पीएम मोदी पर निशाना, कहा अल्पमत सरकार का नेतृत्व कर रहे, जल्द गिर जाएगी ये सरकार। खबर में आगे जिक्र होगा कि अडानी के एकाधिकार को लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार के साथ सीआईआई पर साधा निशाना। आगे आपको बताएंगे दोस्तों कि भारत बंद लोगों का लोकतांत्रिक अधिकार, डॉक्टरों को सुरक्षा की गारंटी दे सरकार। पवन खेड़ा ने बीजेपी को जमकर घेरा। और इसी के साथ खबर में यह भी जिक्र होगा कि संजय राउत ने शिंदे सरकार को घेरा। 24 अगस्त को महाराष्ट्र बंद का ऐलान। तो दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी खुलकर करते हैं इंडिया अलायंस का समर्थन तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर देश भर में प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। जेपीसी से जांच कराने की उठा दी मांग। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर संयुक्त संसदीय समिति द्वारा जांच कराए जाने की मांग पर कांग्रेस बृहस्पतिवार को देश भर में प्रदर्शन करेगी। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने प्रदेश कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में बताया कि जंतर मंतर पर होने वाले प्रदर्शन में दिल्ली भर के नेता और कार्यकर्ता शामिल होंगे। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर संयुक्त संसदीय समिति द्वारा जांच कराई जानी चाहिए। रिपोर्ट में यह भी बात सामने आई है कि सेबी प्रमुख और उनके परिवार के सदस्यों की भी इस पूरे मामले में भूमिका है। श्रीनेत ने कहा कि इसलिए सेबी प्रमुख को भी हटाया जाना चाहिए, जबकि सुप्रीम कोर्ट को भी इस मामले पर स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट से यह पता चलता है कि पहले इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के सामने सभी तथ्य नहीं रखे गए थे। श्रीनेत ने कहा कि जेपीसी द्वारा जांच कराया जाना ही इस मामले में सबसे ज्यादा उचित है, क्योंकि इस तरह की समिति में सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधित्व होते हैं और इसका दायरा बड़ा होता है। उन्होंने कहा कि इस मामले में कांग्रेस पार्टी के सभी विकल्प खुले हुए हैं और पार्टी विपक्ष में रहने का अपना दायित्व पूरी तरह से निभाएगी। यादव ने कहा कि इस देश के लोगों ने जिस पार्टी पर भरोसा करके उसे सत्ता सौंपी थी, वही पार्टी अपने कुछ मित्र पूंजीपतियों को देश की सारी संपत्ति सौंप रही है। इसीलिए देश में गरीब और अमीर के बीच खाई लगातार बढ़ रही है। पत्रकार वार्ता में मीडिया विभाग के प्रमुख अनिल भारद्वाज भी मौजूद रहे। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर देश भर में प्रदर्शन करने का ऐलान कांग्रेस पार्टी ने कर दिया है। आपको यह कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का पीएम मोदी पर निशाना, कहा अल्पमत सरकार का नेतृत्व कर रहे, जल्द गिर जाएगी ये सरकार। जी हां दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा और कहा कि पीएम मोदी एक अल्पमत सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं, जो अपने सहयोगियों जेडीयू और तेदेपा के समर्थन के बिना काम नहीं कर सकती। इस दौरान खड़गे ने भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार की लंबी उम्र पर सवाल खड़ा किया और भविष्यवाणी करते हुए दावा किया कि यह सरकार आज या कल में गिर जाएगी। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 80वीं जयंती के अवसर पर मुंबई में मंगलवार को एक कार्यक्रम आयोजित किया गया और कार्यक्रम कांग्रेस के दोनों सहयोगी दल शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे और एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने इसमें भाग लिया। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि विपक्षी गठबंधन इंडिया ने हाल के लोकसभा चुनाव में भाजपा को करारा जवाब देते हुए उसकी सीटों की संख्या को 240 तक सीमित कर दिया। इंडिया ब्लॉक में पार्टियों की संख्या बढ़ने से भाजपा की योजनाएं प्रभावित हुई हैं। उन्होंने भाजपा की पहले की पूर्ण बहुमत सरकार का जिक्र करते हुए कहा, जो कानून पहले बना बिना परामर्श पारित किए जा रहे थे, अब गठबंधन मजबूत होने के कारण वक्फ संशोधन विधेयक 2024 जैसे प्रस्तावित कानूनों को आगे की जांच के लिए संयुक्त संसदीय पैनल के पास भेजना पड़ा है। दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा कि महाराष्ट्र ने लोकसभा चुनाव में मोदी को इतना जोर का झटका दिया कि भाजपा अपने दम पर बहुमत हासिल करने में विफल रही। भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए को महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से केवल 17 ही सीटें मिली, जबकि महाविकास अघाड़ी ने 30 सीटों पर जीत हासिल कर ली। तो दोस्तों, क्या आप भी ऐसा मानते हैं कि विपक्ष अब पूरी तरीके से मजबूत हो चुका है और अब मोदी सरकार को हर एक मुद्दे पर जवाबदेह बनाने के लिए काफी ज्यादा मजबूत विपक्ष हो गया है? तो कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अडानी के एकाधिकार को लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार के साथ सीआईआई पर भी साधा निशाना। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने अडानी समूह के विभिन्न क्षेत्रों में कथित तौर पर एकाधिकार स्थापित करने का बुधवार को दावा किया और सवाल किया कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग जैसी संस्थाएं इस मामले में आखिर निष्क्रिय क्यों बनी हुई हैं। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह भी कहा कि सीसीआई को अडानी समूह के मामले में कदम उठाने का
साहस करना चाहिए। प्रस्तावित रिलायंस डिज्नी विलय प्रतिस्पर्धा को प्रभावित कर सकता है। अमेरिकी संस्था हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आने के बाद से कांग्रेस अडानी समूह पर अनियमितता और एकाधिकार के आरोप लगातार लगा रही है। हालांकि इस कारोबारी समूह ने सभी आरोपों को खारिज किया है। रमेश ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट किया कि खबर है कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने चिंता जताई है कि प्रस्तावित रिलायंस डिज्नी विलय प्रतिस्पर्धा को प्रभावित कर सकता है और ये इस बात पर विचार करने का एक अच्छा समय है कि सीसीआई को इस मामले में भी कदम उठाने का साहस कैसे करना चाहिए था कि नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री का पसंदीदा व्यवसायिक समूह कैसे कंपनियों का अधिग्रहण कर रहा है और विभिन्न उद्योगों में प्रतिस्पर्धा को कम कर रहा है। उन्होंने कहा कि सीसीआई के लिए एक निश्चित सीमा से अधिक के विलय और अधिग्रहण को मंजूरी देना कानूनी तौर पर अनिवार्य है। फिर भी अडानी समूह द्वारा किए गए सभी अधिग्रहणों को मंजूरी दे दी गई, भले ही कंपनी ने बंदरगाहों, हवाई अड्डों, बिजली और सीमेंट जैसे क्षेत्रों में एकाधिकार बना लिया है। अडानी समूह के कारण हरियाणा, झारखंड और गुजरात में बिजली कीमतें बढ़ी। रमेश ने कहा कि हाल के वर्षों में सीसीआई ने प्रभुत्व के कथित दुरुपयोग के लिए घरेलू और वैश्विक दोनों कंपनियों पर जुर्माना लगाने में संकोच नहीं किया है और फिर भी केंद्र सरकार ने लखनऊ और बेंगलुरु हवाई अड्डे पर यात्रियों द्वारा भुगतान किए जाने वाले उपयोगकर्ता विकास शुल्क में 5 गुना वृद्धि की अनुमति दी है। तो दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं भारत बंद, लोगों का लोकतांत्रिक अधिकार, डॉक्टरों को सुरक्षा की गारंटी दे सरकार, पवन खेड़ा ने बीजेपी को घेरा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने बुधवार को IANS से बातचीत के दौरान कई मुद्दों पर केंद्र सरकार को घेरा। उन्होंने भारत बंद, देश में महिलाओं के साथ हो रहे दुष्कर्म, देश भर में हड़ताल पर बैठे डॉक्टरों पर बात की। पवन खेड़ा ने भारत बंद को लेकर कहा कि ये लोगों का लोकतांत्रिक अधिकार है। अगर कोई किसी नियम, नीति या किसी फैसले के खिलाफ है तो वो विरोध कर सकता है और शांतिपूर्ण विरोध से ही हमें आज़ादी मिली है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के महासचिव मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने मंगलवार को भारत से बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को प्रत्यर्पित करने का अनुरोध किया ताकि हसीना मुकदमे का सामना कर सकें। इस पर पवन खेड़ा ने कहा कि भारत की एक स्वतंत्र विदेश नीति है और भारत उस विदेश नीति में किसी भी तरह का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करता है। महिलाओं के साथ यौन शोषण की घटनाओं पर पवन खेड़ा ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न और यौन शोषण की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और हाल ही में महाराष्ट्र के बदलापुर की घटना भी सामने आई, जहां छोटी बच्चियों के साथ गलत काम किया गया, लेकिन किसी सरकार की तरफ से कोई जिम्मेदारी वाला बयान नहीं आया और ना ही इस पर कोई सख्त कार्रवाई की गई। लेकिन जब भी गैर बीजेपी शासित राज्यों में ऐसा होता है तो बीजेपी तुरंत मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगती है। हम जानना चाहते हैं कि देवेंद्र फडणवीस जो गृह मंत्री हैं, क्या वो इस्तीफा दे रहे हैं? बीजेपी से सहयोगी दलों की नाराजगी के बारे में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को अब समझ आ रहा है कि गठबंधन की राजनीति कैसे होती है। 10 साल तक उन्होंने लोगों को विवादों में उलझाए रखा, लेकिन अब उन्हें काम करना पड़ेगा और वो काम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उन्हें ना तो काम करने की आदत है और ना ही उनके पास काम करने की क्षमता है। वो निर्णय लेते हैं और अगले दिन निर्णय पलट देते हैं। निर्णय लेने से पहले सलाह लेने की आदत उनमें नहीं है जो होनी चाहिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। संजय राउत ने शिंदे सरकार को घेरा, 24 अगस्त को महाराष्ट्र बंद का कर दिया ऐलान। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र में बदलापुर के एक स्कूल में बच्चों के साथ कथित यौन उत्पीड़न के मामले में अब जबरदस्त बवाल शुरू हो गया है। ये मामला अब राजनीतिक रुख ले चुका है। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने इस मामले में प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने सुरक्षा के मामले में महाराष्ट्र सरकार को घेरा। संजय राउत ने इस घटना को एक घिनौना अपराध बताया और इसके साथ ही बदलापुर नहीं जाने पर उन्होंने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को भी घेरा। उन्होंने 24 अगस्त को महाराष्ट्र बंद का ऐलान भी किया। रकांपा एसपी नेती सुप्रिया सुले ने इस घटना के विरोध में महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है और उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र में अपराध बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि राज्य में खासकर महिलाओं के साथ अपराधों की संख्या में वृद्धि हुई है। संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र में और क्या हो सकता है और यहाँ पर दुष्कर्म के खिलाफ सार्वजनिक रोष है। पीड़िता को सुरक्षा देने के लिए, न्याय मांगने के लिए जो लोग सड़क पर उतरे हैं और आप महाराष्ट्र सरकार उनके खिलाफ मामले दर्ज करते हो, ये क्यों हुआ? जिस संस्था में हुआ वो किसकी है? लोग सड़क पर इसलिए बैठे हैं क्योंकि पुलिस FIR दर्ज नहीं कर रही थी। पुलिस पर किसका दबाव था? मुख्यमंत्री से मेरा सवाल है कि वो बदलापुर क्यों नहीं गए? कोलकाता में जो हुआ आप उस पर बोलते हो, लेकिन महाराष्ट्र में उससे भी घिनौना अपराध 2 बच्चियों के साथ हुआ है। लोग सड़क पर बैठे हुए हैं। संजय राउत ने आगे कहा कि हम सीट बंटवारे पर बात करने के लिए आए थे, फिर हमने सोचा कि हम सीट बंटवारे पर चर्चा नहीं करेंगे, हम सब राज्य की कानून व्यवस्था पर चर्चा करेंगे। महाराष्ट्र की जनता में आक्रोश है और इसका विरोध करने वालों पर FIR दर्ज की जाएगी। हमने तय किया कि 24 अगस्त को महाविकास
आघाड़ी महाराष्ट्र बंद का आह्वान करेगा। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। संविधान बचाओ पर नया खेल करेगी कांग्रेस। 24 अगस्त को प्रयागराज से संविधान सम्मान सम्मेलन। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव में संविधान बचाओ का नारा दिया और अपने मकसद में कुछ हद तक कामयाब भी रही। पार्टी अब इस सफलता से सीख लेकर संविधान बचाओ के आह्वान को आगे बढ़ाना चाहती है। इसके लिए पार्टी 24 अगस्त को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक सम्मेलन का आयोजन करने जा रही है। इस मामले में सभी देशवासियों से अपील की गई है कि वो संविधान सम्मान सम्मेलन में शामिल हो। कांग्रेस ने संविधान बचाओ नारे का साथ देने वालों को न्याय योद्धा का नाम दिया है। कांग्रेस पार्टी के सम्मेलन की शुरुआत प्रयागराज के इलाहाबाद मेडिकल एसोसिएशन कन्वेंशन सेंटर में 24 अगस्त को दोपहर 1 बजे से शुरू होगा। पार्टी ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि हमारा संविधान हमारे अधिकारों का आधार है, हमारी पहचान है। देश के सभी न्याय योद्धाओं को आह्वान है कि 24 अगस्त को 1 बजे इलाहाबाद मेडिकल एसोसिएशन कन्वेंशन सेंटर पर आएं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। संघ नए चेहरों के पक्ष में, विधायकों मंत्रियों की टिकट कटेगी, नेता पुरानों के हक में और एंटी इनकम्बेंसी का खतरा। हरियाणा में टिकट बंटवारे पर बीजेपी आरएसएस दो फाड़। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है हरियाणा से। हरियाणा विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर बीजेपी और आरएसएस दो फाड़ हो गए हैं। ग्राउंड सर्वे के बाद आरएसएस चाहता है कि 70% नए चेहरे को टिकट दी जाए और आरएसएस ने इसके लिए 90 सीटों पर 2-2 संभावित नामों की लिस्ट तैयार की है। लेकिन यहां पर विधायकों मंत्रियों की टिकट कट सकती है और पुराने के हक में भी एंटी इनकम्बेंसी का खतरा भी सामने आ रहा है। और ऐसे में आपको बता दें कि हरियाणा में टिकट बंटवारे पर ही बीजेपी और आरएसएस में जबरदस्त रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। तेजस्वी यादव का दावा, 368 वैज्ञानिकों की बहाली में आरक्षण समाप्त। मोदी पर हमला, नीतीश चिराग से भी किया सवाल। जी हां दोस्तों, संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी द्वारा केंद्र सरकार की शीर्ष नौकरशाही में विशेषज्ञों की सीधी बहाली यानी कि लेटरल एंट्री को लेकर मोदी सरकार द्वारा रद्द करने के फौरन बाद पूर्व डिप्टी सीएम और राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि केंद्रीय कृषि और किसान मंत्रालय के अधीन काम कर रहे कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग ने प्रमुख वैज्ञानिक और वरिष्ठ वैज्ञानिक के 368 पदों की बहाली में आरक्षण खत्म कर दिया है। यादव ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक ट्वीट में आरोप लगाया कि एकद पद पर नियुक्ति की अधिसूचना निकालकर सभी पदों को अनारक्षित घोषित करके दलित, पिछड़ों और आदिवासियों का आरक्षण समाप्त कर दिया गया है। तेजस्वी यादव ने इस मामले को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी और चिराग पासवान से सवाल किया है। तेजस्वी ने अपने ट्वीट में बहाली के लिए निकाले गए विज्ञापन का फोटो लगाकर लिखा है कि यूपीएससी में लेटरल एंट्री के बाद अब संविधान और आरक्षण विरोधी मोदी सरकार के कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग अंतर्गत विज्ञप्ति 368 पदों की नियुक्ति में भी एकल पद के तहत विज्ञापन प्रकाशित कर और यह लिखकर कि ऑल द वैकेंसीज आर अनरिजर्व्ड, यह ऐसा करके दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के आरक्षण को समाप्त कर दिया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि आरएसएस कथित नकली ओबीसी प्रधानमंत्री और अप्रभावी ओबीसी कृषि मंत्री के हाथों अब कृषि विभाग की नियुक्तियों में भी आरक्षण समाप्त करवा रही है। क्या नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी दलित पिछड़ों की इस हकमारी के विरुद्ध कुछ बोलेंगे? लेटरल एंट्री पर विपक्ष के विरोध के बाद प्रधानमंत्री मोदी के आदेश पर कार्मिक विभाग के मंत्री जितेंद्र सिंह ने यूपीएससी के चेयरमैन को पत्र लिखकर संयुक्त सचिव, उप सचिव और निदेशक के 45 पदों पर विशेषज्ञों की सीधी बहाली को रद्द करने को कहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भाजपा से हर वर्ग दुखी, कांग्रेस की सरकार बनाना तय, दीपेंद्र हुड्डा ने दिया यहां पर बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, भाजपा शिक्षा प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष दिनेश मुदगिल, भाजपा युवा मोर्चा के वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष अंकुश शर्मा के अलावा कई अन्य कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। विधायक भारत भूषण बत्रा के साथ सभी दिल्ली पहुंचे हैं और सांसद दीपेंद्र हुड्डा की मौजूदगी में पार्टी में शामिल हुए। भारत भूषण बत्रा के अनुसार दिनेश मुदगिल के साथ कृपाल नगर के कमल चौहान, जनता कॉलोनी के आयुष कौशिक समेत कई सारे नेताओं ने कांग्रेस का हाथ पकड़ा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस की संदेश यात्रा बीजेपी के लिए आखिरी कील, हरियाणा में परिवर्तन की बयार, रणदीप सुरजेवाला का बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने मंगलवार को करनाल में कहा कि कांग्रेस की संदेश यात्रा बीजेपी की विदाई में आखिरी कील का काम करेगी। उन्होंने दावा किया कि हरियाणा में 1 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी के कुशासन का अंत हो जाएगा। सुरजेवाला ने कहा कि 1 अक्टूबर को वोट की चोट से राज्य सरकार बदलने वाली है। सुरजेवाला ने कहा कि इस बार विधानसभा सीट में
में बीजेपी की सिंगल डिजिट में सीट आएगी। हरियाणा के आम जनता, किसान, मजदूर, महिला, युवा परेशान है। जनता ने इस बार परिवर्तन का मन बना लिया है। कांग्रेस की संदेश यात्रा भाजपा की विदाई में आखिरी कील का काम करेगी। करनाल में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के रोते हुए पोस्टर लगाने के बारे में पूछे जाने पर सुरजेवाला ने कहा कि किसी नेता के बारे में नकारात्मक या गलत कहना उचित नहीं है। उन्होंने कहा जिन्होंने पोस्टर लगाए हैं वो कांग्रेस के लोग नहीं हैं। बीजेपी खुद के ऊपर षड्यंत्र करती है, खुद अपने ऊपर कालिक फेंक कर रोते हैं। हम दोनों के चरित्र और चेहरे में यही अंतर है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस चाहती है कि सकारात्मक एजेंडे पर कांग्रेस की सरकार बने, ना कि किसी झूठ पर। सुरजेवाला ने कहा कि कांग्रेस की कार्य समिति और चुनाव समिति टिकट वितरण को लेकर फैसला करेगी। उनके विधानसभा चुनाव लड़ने पर सुरजेवाला ने कहा कि ये पार्टी तय करेगी। हरियाणा में नई सरकार के गठन के लिए सभी 90 सीटों पर 1 अक्टूबर को एक ही चरण में मतदान होगा। चुनाव परिणाम 4 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे और चुनाव के लिए अधिसूचना 15 सितंबर को जारी की जाएगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 12 सितंबर और जांच की अंतिम तिथि 13 सितंबर है। नाम वापसी की अंतिम तिथि 16 सितंबर तक रहेगी। हरियाणा विधानसभा में 90 सीटें हैं, जिनमें 17 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। रक्षाबंधन पर अखिलेश यादव का आधी आबादी पर बड़ा दाव, समाजवादी सबला सुरक्षा वाहिनी का कर दिया गठन। जी हाँ दोस्तों, रक्षाबंधन पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आधी आबादी यानी महिलाओं के लिए बड़ा दाव चला है। अखिलेश यादव के निर्देश पर सपा ने समाजवादी सबला सुरक्षा वाहिनी का गठन किया है। इसके गठन के पीछे की मंशा पर अखिलेश यादव ने कहा कि आधी आबादी की पूरी आज़ादी का अभियान है, जिसके शुभारंभ के लिए रक्षाबंधन जैसे पावन पर्व से अच्छा अन्य कोई पर्व और क्या हो सकता है। लेकिन ये कोई एक दिन का पर्व नहीं होगा, बल्कि हर पल, हर जगह, हर दिन सक्रिय रहने वाली जागरूकता का चैतन्य रूप होगा, जो महिलाओं को सुरक्षित रखते हुए आर्थिक रूप से सशक्त करते हुए एक बड़े सामाजिक मानसिक बदलाव की ओर ले जाएगा और समाज में महिलाओं की सुरक्षा तथा महिलाओं को अपने पैरों पर खड़े होने के लिए स्वनिर्भरता को प्राथमिक बनाएगा। ये महिलाओं के संदर्भ में नजरिया बदलने के लिए सामाजिक समझाइश का रास्ता अपनाएगा। अखिलेश यादव ने इस संबंध में एक पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए कहा कि समाजवादी सबला सुरक्षा वाहिनी नारी के मुद्दों और मामलों में 4 दिन की चिंता के तहत केवल कहकर नहीं रह जाएगी, केवल औपचारिकता नहीं निभाएगी, बल्कि बीते कल से सबक लेते हुए वर्तमान को झकझोर कर सचेत बनाएगी, दूरगामी ठोस कदम भी उठाएगी, रास्ते भी बनवाएगी और चल कर भी दिखाएगी, क्योंकि परिवर्तन थोथे बयानों से नहीं, सच्ची भावना से किए गए सद प्रयासों से ही आएगा। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक। चुनावी मौसम में आरक्षण का नैरेटिव, भारत बंद को लेकर बैकफुट पर बीजेपी। जी हां दोस्तों, देश भर में भारत बंद का असर साफ देखने को मिला। बिहार, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में सबसे ज्यादा सेवाएं प्रभावित दिखाई दी और दलित समाज सुप्रीम कोर्ट के कोटा के अंदर कोटा वाले फैसले से नाराज चल रहा है और उसी वजह से सड़कों पर उतरी, उसकी तरफ से विरोध प्रदर्शन भी किया जा रहा है। लेकिन इस पूरे मामले में ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि बीजेपी बैकफुट पर आ चुकी है। जो पार्टी अपने आक्रामक रवैये के लिए जानी जाती है, इस मुद्दे पर वो कुछ शांत दिखाई दे रही है। अब बीजेपी के बैकफुट पर होने के कई कारण समझ में आते हैं। एक तो आरक्षण का मुद्दा शुरुआत से ही बीजेपी को थोड़ा चुभा है और बात चाहे बिहार के 2015 वाले विधानसभा चुनाव की हो या फिर हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव की, इस आरक्षण मुद्दे को विपक्ष ने बीजेपी के खिलाफ सफलतापूर्वक भुनाने का काम किया है। अगर आंकड़ों में देखें तब भी साफ पता चलता है कि SC/ST समाज में बीजेपी की उपस्थिति कुछ कमजोर पड़ गई है। 84 अनुसूचित जाति वाली आरक्षित सीटों पर इस बार मोदी यानी कि बीजेपी को सिर्फ 28 सीटों पर जीत मिली, वहीं 35 सीटों पर अन्य उम्मीदवार जीते। इसी तरह के अनुसूचित जनजाति वाली 47 सीटों में बीजेपी को सिर्फ 24 सीटों पर जीत मिल पाई। 2019 के लोकसभा चुनाव में यह आंकड़ा काफी बेहतर था, उसी वजह से तब अपने दम पर बीजेपी ने पूर्ण बहुमत भी हासिल किया था। लेकिन इस बार क्योंकि इन्हीं सीटों पर बीजेपी का प्रदर्शन न चल रहा, फाइनल टैली में भी उसका साफ असर दिखा। अब अपने उस प्रदर्शन को लेकर ही बीजेपी परेशान है। उसके ऊपर इस तरह का भारत बंद वाला आह्वान इस बात का एहसास दिला रहा है कि बीजेपी के लिए चुनौतियां कम नहीं हैं और ज़्यादा बढ़ने वाली हैं। दलित समाज की नाराजगी कई राज्यों तक अपना असर रखती है। अगर ये पूरी तरह से बीजेपी से छिटक गया तो ज़मीन पर समीकरण पूरी तरह बदल सकते हैं। यहाँ पर ही बीजेपी के बैकफुट पर होने की एक दूसरी वजह भी पता चलती है। आने वाले महीनों में
हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और इन तीनों ही राज्यों में पिछड़ों की निर्णायक आबादी है। ऐसे में अगर ये समाज इस एक मुद्दे के दम पर बीजेपी के खिलाफ लामबंद हो गया तो चुनौतियां कम होने के बजाय और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मोदी जी के कामों का अति आत्मविश्वास और जनता का काम न होने से यूपी में हुई हार, मंत्री संजय निषाद ने दिया बड़ा बयान। जी दोस्तों, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में मंत्री और निषाद पार्टी के प्रमुख संजय निषाद ने इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक खास इंटरव्यू में लोकसभा चुनाव में एनडीए की निराशाजनक प्रदर्शन की वजह बताई। मंत्री संजय निषाद ने कहा कि मोदी जी द्वारा किए गए कार्यों के बारे में अति आत्मविश्वास और जनता के काम पूरा करने में विफलता लोकसभा चुनाव में निराशाजनक प्रदर्शन की बड़ी वजह रही है। दोस्तों, दिए गए इंटरव्यू में निषाद ने कहा कि मेरा समुदाय मुझ पर गुस्सा है क्योंकि मैं उनके लिए काम नहीं कर सका। मैं उनसे कहता हूं कि मैं दृढ़ता से उनके लिए और उनसे जुड़े मुद्दों के लिए खड़ा हूं, लेकिन मैं इस मौजूदा व्यवस्था का एक मजबूर नेता हूं। इसकी वजह बताते हुए निषाद ने कहा कि एक स्पष्ट कारण यह है कि अधिकारी सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े हुए हैं, पोस्टिंग ट्रांसफर सब वहीं से होते हैं। पहले परंपरा ऐसी थी कि अगर कोई मंत्री काम नहीं करने वाली किसी अधिकारी के खिलाफ डीएम को लिखता था तो तुरंत उस अधिकारी का तबादला कर दिया जाता था। उनमें जनप्रतिनिधि का डर होता था, लेकिन आज हमारा कोई काम नहीं हो पा रहा है। हालांकि अधिकांश अधिकारी राज्य के विकास के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ अधिकारी ऐसे भी हैं जो अभी भी समुदाय के हित के खिलाफ काम कर रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। दिल्ली एनसीआर में 22-23 अगस्त को ऑटो टैक्सी की हड़ताल, यातायात रहेगा ठप। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली एनसीआर के प्रमुख ऑटो टैक्सी चालक संगठनों ने 22 और 23 अगस्त को हड़ताल की घोषणा की है, जिसकी वजह से ऑटो टैक्सी और ऐप आधारित कैब सेवाएं प्रभावित रहेंगी। ऐसे में मेट्रो में यात्रियों की भीड़ बढ़ने की संभावना है। दोस्तों, आपको यह कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में जय हिंद जरूर लिखेगा। अभी